अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ लाइबा ताहिर, योर बायोलॉजी टीचर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको बताया, हम नाइन्थ क्लास की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, उसे स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज जो है वो टॉपिक नंबर 2 की बारी है। चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक हमारे पास है ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कम्प्लीटली जो है वो साइंस के बारे में स्टडी किया कि साइंस क्या है। देन हमने बायोलॉजी के वर्ड के बारे में जाना कि बायोलॉजी का वर्ड एक्चुअल में क्या है। एंड देन उसकी मेजर फील्ड्स के बारे में हमने देखा। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो होगा ब्रांचेस के ऊपर। आपको पता है किसी भी चीज़ को फर्दर स्टडी करने के लिए, डिटेल में स्टडी करने के लिए या आसानी करने के लिए उसमें उसे ब्रांचेस के अंदर, पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर कंप्लीटली जो है वो स्टडी की जा सके, उसे डिस्कस किया जा सके और कंप्लीट डाटा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी तरह हमने जो है वो बायोलॉजी को पहले उसकी मेजर फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया, देन हमने जो है वो उसे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो फर्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। अगर हम मॉर्फोलॉजी के वर्ड के बारे में अगर देखें तो मॉर्फ मींस फॉर्म एंड लॉगी मींस स्टडी। जैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने देखा था कि बायो मींस लाइफ एंड लॉगी मींस स्टडी, तो बिल्कुल उसी तरह लॉगी का वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है फॉर्म की स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के की शक्ल किस तरह की है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो इट मींस कि हम जो है वो मॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंदर हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म को और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या चीज आ जाएगी? मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी भी इंडिविजुअल की जो बाहर वाली बैरूनी जिस तरह की उसकी शक्ल है, जिसको हम देखकर कहते हैं कि इसका ये शेप है, इसकी कलर, इसका इस कलर इस तरह का है, इसका पैटर्न इस तरह का है, ठीक है, उसकी अगर हम स्टडी करेंगे या फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जिसके अंदर उसके सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो ये मॉर्फोलॉजी में एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाहर से भी आप उसको देख सकते हो कि उसका हेड है, नोज है, उसका कलर किस तरह का है, उसकी बॉडी की शेप किस तरह की है। और अगर हमने उसके इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को देखना है तो उसमें हम देख सकते हैं उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, उसकी शेप किस तरह की है। तो अगर इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे तो हम मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके। अब हमने जो है वो एनाटॉमी में जाना है। ठीक है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस। अब एनाटॉमी का वर्ड बार बार आपने हर जगह सुना होगा। एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा कि अगर जो हार्ट है वो इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उस हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, उनके अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं एक्चुअल में उनका काम क्या है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना, इट मींस कि हम जो है वो बायोलॉजी की एनाटॉमी की ब्रांच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली ह्यूमंस। इट हेल्प्स इन, अब ये हेल्प किन किन चीजों में करता है? डिजीज डायग्नोसिस, अगर किसी पर्सन को स्टमक के अंदर कोई इशू आ रहा है, हार्ट के अंदर कोई इशू आ रहा है, लंग्स के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो अगर हमें उसकी मुकम्मल एनाटॉमी के बारे में पता होगा तो हम इजीली जो है वो उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसकी बीमारी की जो है वो शिनाख्त कर सकते हैं। ठीक है, देन मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, हम जो है वो उसको मेडिकली ट्रीटमेंट उसका उसको दे सकते हैं उस पर्सन को। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि स्टमक का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है, लेकिन इस पर्सन के अंदर स्टमक के अंदर कुछ चेंजिंग आ गई है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर उसका जो हार्ट है वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम जो है वो उसकी लाइफ की क्वालिटी को भी इनहेंस कर सकते हैं एनाटॉमी की फील्ड में जाकर उसे अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करके। दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमेशा से तो हम पढ़ते आए हैं कि हमारा स्टमक इन्वॉल्व होता है। नो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक जितना भी गट मौजूद है वो सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो अगर हम उनकी स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में निज़ाम इंतजाम में जो है वो इशू किधर आ रहा है। ठीक है,
तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। जैसा कि अब हम लोग देखते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। लंग्स है, लीवर है, स्टमक है, और ये उसके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। तो इसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम एनाटॉमी की फील्ड में हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को देखती है। फंक्शनिंग मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हार्ट प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर लंग्स प्रेजेंट है, तो वो फंक्शन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम एनाटॉमी के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन फिजियोलॉजी के अंदर हमने उसको फिजिकली स्टडी करना है कि अब वो जो है वो फंक्शनिंग किस तरह से कर रहा है, किस तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा हार्ट, हमारे जो ब्लड है और ब्लड वेजल्स आ जाती हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम सारा का सारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अपने एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, और वाइटल सब्सटेंसेस को, जो ज़रूरी सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स को जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और हार्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी, अच्छा जी, ये पूरा इंसान है। उसके अंदर अगर हम झांकने की कोशिश करें तो उसमें हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। अगर हम मजीद उसके अंदर झांकेंगे तो हमारे पास ऑर्गन्स आ जाएंगे। हम देखेंगे ऑर्गन्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं, तो जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से मिलकर बने हैं। तो जो टिश्यूज की स्टडी को हम करें बोलेंगे तो हम बोलेंगे हम हिस्टोलॉजी की फील्ड में हैं। ये टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के अंडर जो है हम टिश्यूज को रख के उसकी स्टडी करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है, इसका काम क्या है। तो उसको हम बोलते हैं कि अब हम जो है वो हिस्टोलॉजी की फील्ड में हैं। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। अब टिश्यूज क्या हैं? सेल्स का ग्रुप है जिसके सेम फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेशुमार ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा भी हुआ है। तो वो वाले सेल्स जिनका फंक्शन भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यू। और जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? हम हिस्टोलॉजी की ब्रांच में हैं। और टिश्यूज के मिलने से हमारे पास जो है वो ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम फिर जो है वो एक इंडिविजुअल को चला रहा होता है, इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर पा रहा होता है, ठीक है। तो टिश्यू एग्जामिनेशन, टिश्यू की एग्जामिनेशन हेल्प किस चीज में कर रही है? डिजीज की डायग्नोसिस में। मतलब जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं कि हमें अगर किसी ऑर्गन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता होगा तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है तो उसको जो है वो बीमारी किस स्टेज पे आके, कौन सी जगह पे आके जो है वो उसके सेल्स में खराबी पैदा हो रही है, उसके टिश्यूज खराब हो रहे हैं। तो अगर हम टिश्यू की एग्जामिनेशन करेंगे, किसी भी ऑर्गन को टिश्यू लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम इजीली जो है वो डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स की स्टडीज, उसके ड्रग स्टडीज मतलब कौन से ड्रग्स जो हैं किस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन किसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम इजीली जो है वो स्टडी कर पाएंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और टिश्यूज की स्टडी से हम जो है वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को भी अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो है सेल्स की स्टडी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। अब आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं इसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, इट मीन्स उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। सेल से नेक्स्ट क्या बनते हैं? हमारे पास टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से नेक्स्ट क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, और पूरा का पूरा हमारे पास एक इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल लेवल पे जाके स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे? हम जो है वो साइटोलॉजी की ब्रांच में हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरीके से अगर हमने किसी घर को बनाना है, ठीक है, हमारे पास एक होम है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक्स, ईंटें। अगर ईंटें होंगी तो हम घर बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जो हमारी लाइफ है, इट मीन्स वो हमारा घर है, और उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है?
सेल है, सेल के बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अब सेल के बाद आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्गेनेलिज का, ये क्या चीज है? सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है और इस सेल के अंदर छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स मौजूद है, कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनको हम जो है ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, जो सेल के लिए काम करती है। और फिर सेल जो है वो मिलकर काम करने के बाद जो है वो टिश्यूज एंड देन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में जो है वो डिवेल्प होता है, ठीक है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। और साइटोलॉजी की ब्रांच में जो लोग होंगे या साइटोलॉजी की ब्रांच जो है वो पहली बात तो है सेल को स्टडी करती है, फिर वो देखती है सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, उनका काम क्या है, और फिर वो देखती है कि एक सेल है वो किस तरीके से डिवाइड करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है वो साइटोलॉजी की ब्रांच में हो रही है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पॉजेस यूनिक स्ट्रक्चर्स। अब हर सेल के पास जो है वो यूनिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल का मतलब आपको पता है कि लाइफ के अंदर जिंदगी को बनाने में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उनके बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और कौन से मॉलिक्यूल्स उनको चाहिए ग्रो करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके अंदर स्टडी की जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब हमेशा जो है वो आपने डाइट पर्सन से पूछा होगा या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा होगा, वो आपसे कह रहे होते हैं कि जो लोग हेल्दी हैं वो कार्ब्स का कम इस्तेमाल करें, जिन्होंने अपने मसल्स की बिल्डिंग करवानी है वो प्रोटीन शेक्स जो है वो लें, और जो लोग ज्यादा फैटी हैं उनके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इट मींस के ये वाले मेन मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो इट मीन्स हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डिवेलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट वो होंगे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड को चूज करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उनका काम जो है वो सेल की स्टडी करना या टिश्यूज की स्टडी करना या इन सब चीजों से नहीं होगा। वो बेसिकली क्या स्टडी करेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड जितना भी काम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर स्टडी करते हैं, ड्रग्स बनाने में हेल्प करते हैं कि कौन से बीमारी की जो है वो कौन सी ड्रग हो सकती है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जेनेटिक्स को जो है वो हम चेंज कर देते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो दो ऑर्गेनिज्म है, एक जो है वो काफी अच्छा है, ठीक है, और एक वीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो वीक ऑर्गेनिज्म है उसके ऑफस्प्रिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अच्छे वाले ऑर्गेनिज्म से उसके जीन्स निकाल के वीक वाले के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर दूंगी। तो मेरे पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया है और वो वाला ऑर्गेनिज्म मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टडी भी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज है? एम्ब्रियोलॉजी मतलब आपने हमेशा जो है वो वर्ड सुना होगा कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद जो है वो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टार्ट होती है और पूरा का पूरा जो है वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेल एंड फीमेल के अंदर जो गैमीट्स प्रेजेंट हैं, फीमेल बॉडी के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं और मेल बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के अंदर जो एग्स प्रेजेंट है उनको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो कंप्लीट एक बेबी की फॉर्मेशन होती है एंड देन उस बेबी की जो है वो बर्थ होती है। तो अब ये सारे प्रोसेसेस के उनकी जो है वो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, कौन कौन से ट्राइमेस्टर्स मौजूद हैं और इसकी डेवलपमेंट का जो फेज है वो कितने हैं, इन सारी की सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। मतलब एक एग जो कि फर्टिलाइज्ड है, क्योंकि एग तो सिंपल जैसे हम मुर्गी का अंडा देखते हैं, ठीक है,
तो मुर्गियां अंडे देती हैं लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होते जो हम खा लेते हैं। जो फर्टिलाइज होंगे मतलब मेल स्पर्म जो है वो उस एग तक पहुंचा होगा, फर्टिलाइजेशन उसकी की होगी, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है और एक जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारे पास आना है, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग के बाद जितनी भी डेवलपमेंट होगी, उसके क्या क्या प्रोसेसेस है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। इस ब्रांच के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो क्या स्टडी करते हैं, टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से पहले टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, और फिर जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स को देखते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर किसी बच्चे की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसके इस फॉर्मेशन के दौरान कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। हम हमेशा से ही सुनते आते हैं कि फलां बच्चे की जो है वो बर्थ हुई तो उसका जो है वो पेलेंटाइन नहीं था, तालुई नहीं था, उसका सर छोटा था, ठीक है। उसके बाद उसका जो हेड है उसकी फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुई, उसके जो हाथ हैं वो ठीक से नहीं बन पाए, उसका जो हार्ट है वो वीक है, उसके अंदर सुराख है। तो ये सारी की सारी क्या चीजें, ये बर्थ डिफेक्ट्स हैं। तो जो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड के अंदर लोग होंगे वो इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे और बर्थ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। और मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो डिवेल्प करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम ह्यूमंस को या इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स देकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज है, अब जेनेटिक्स का वर्ड ही हमारे पास जो है वो जीन्स से रिलेटेड है। कुछ जीन्स, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे इस तरह के जीन्स मिले हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मुझे इस तरह के जीन्स मिले हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता या सकती। इट मीन्स कि जो जीन्स हैं उनका बहुत ज्यादा लिंक है आपकी हायरार्की के साथ, के आपकी जो ट्रांसमिशन हो रही है आपके एल्डर से, उसके साथ इसका काफी लिंक है। तो जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, और उनकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स है बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर होने को वो स्टडी करती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे होते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक डिजीजेस को भी डिस्कस करते हैं, उनकी भी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक डिजीजेस हो रही हैं, किस तरीके से जो मरूसी बीमारियां हैं, वो कहते होते हैं ना कि फादर से सन के अंदर आई, सन से फिर उसके सन में, उसके सन में। तो ये सारी कौन सी डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिजीजेज हैं, जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन के जरिए इस तरह के सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं जो बाद में डिजीज कॉज करते हैं। तो वो वाली डिजीजेस की वजूहात क्या हैं उनकी स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंदर जो लोग प्रेजेंट होंगे, एंड डिवेल्प बेटर वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वराइटीज हैं उनको डिवेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने किसी ऑर्गेनिज्म की जीन लेवल तक जो है वो स्टडी कर ली है तो वो इजीली जो है वो उनकी जीन्स को चेंज करके अपनी पसंद की वैरायटी जो है वो तैयार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी अब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो किसको स्टडी करती है, फोसिल्स को स्टडी करती है। अब फोसिल्स क्या चीज है, फोसिल्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, बकायाजात हैं। पुराने जमानों में, बहुत करीम जमाने के अंदर क्या होता था, जब कोई अजाब आता था या फिर कोई डिजास्टर हो जाता था, तो जो एनिमल्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो धंस जाते थे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से उसके ऊपर कोई और चट्टान आके उनको किल कर देती थी, उनके जो फोसल्स, उनके जो बकायाजात हैं वो उधर ही पड़े रहते थे। अब अगर हम उन सेडिमेंट्स को, उन रॉक्स को हटाएंगे तो हमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वहां से उस ऑर्गेनिज्म का मिलेगा। जिस तरह हम जो है वो डायनासोर के बारे में हमें पता चला, क्योंकि इस दौर के जो लोग हैं उन्होंने डायनासोर्स को नहीं देखा। डायनासोर्स के क्या देखे उन्होंने, फॉसल्स के बारे में उनको पता है कि डायनासोर्स के जो फॉसल्स है उनसे हमें पता चला है कि डायनासोर की जो उसकी जो शेप थी या उसकी जो हाइट थी, उसकी लेंथ थी, वो क्या थी, ठीक है। तो फोसल्स से हमें पता चलता है। तो फोसल्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। और जियोलॉजिकल एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, मतलब कोई भी डिजास्टर हो रहा है, कैटास्ट्रॉफ्स, मतलब कोई भी अजाब आ रहे हैं उन पुराने कदीम जमानों में, तो वो सारे की सारी चीजें जो है वो प्रिजर्व हो जाती हैं और फॉसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन फॉसल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसल था वो था सियानोबैक्टीरियम, जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना फॉसल क्या है, सियानोबैक्टीरियम। और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। और फॉसल्स की डेफिनेशन अक्सर जो है पेपर में पूछी जाती है, डेफिनेशन आपने इसकी याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
Okay, the examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. अब साइंटिस्ट जो है वो फोसल्स को स्टडी करते हैं क्या देखने के लिए? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अनसेस्टर्स कौन से हैं। अनसेस्टर्स जिस तरीके से हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर कौन सी चीज आई, नेक्स्ट उसके अंदर क्या तब्दीलियां आई, तो नेक्स्ट जो है वो तब्दील हो के जो है वो एट द एंड एक मॉडर्न स्पीशी ह्यूमन बीइंग बन गई। तो एवोल्यूशन के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं और एक जो है वो अनसेस्टर से उनके डिसेंडेंट्स बनते हैं, डिसेंडेंट्स से और डिसेंडेंट्स बनते हैं और मॉडिफिकेशन आती है नेचर की तरफ से, उनके ऊपर प्रेशर होता है या फिर उनके जीन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो उन सारी की सारी स्टडी में जो हेल्प देते हैं वो क्या देते हैं? फॉसल्स देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जेंट रेप्टाइल्स दैट roamed द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब डायनासोर के जो फॉसल्स हैं वो हमें क्या एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये जेंट रेप्टाइल्स थे, इतने बड़े रेप्टाइल्स थे अर्थ के ऊपर मिलियन ईयर्स अगो, मतलब मिलियन साल पहले ये थे। लेकिन हमें नहीं पता चलना था अगर इसके फॉसल्स भी प्रेजेंट ना होते। फॉसल्स प्रेजेंट थे तो हमने उसके जो है वो ढांचों को, उसके स्ट्रक्चर्स को देखकर पता लगा लिया कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे, इतने बड़े बड़े। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी का मतलब क्या है? टेक्सोनोमी में मतलब ऑर्गेनिजम्स को रैंक्स के अंदर डिवाइड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी बोलते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने वो वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज थी और जिसके अंदर डिफरेंस थे उसको हमने दूसरे ग्रुप में रख दिया है। तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे हमने जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं और उनको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है और इन सब चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब क्लासिफिकेशन क्या हेल्प करती है? क्लासिफिकेशन से हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं? लाइफ के अर्थ के ऊपर जो लाइफ की डाइवर्सिटी है उसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, एनिमल्स कितने प्रेजेंट हैं, रेप्टाइल्स कितने प्रेजेंट हैं, बर्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, ह्यूमन बीइंग की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीजें किससे आसान हुई हैं? टेक्सोनोमी से आसान हुई हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज। अगर कोई न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई होती है तो हम उसको जो है वो एक नया ग्रुप बना के उसके अंदर जो है वो रख देते हैं एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और हम जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से इवॉल्व होकर आया है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है तो उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या लिंक है, वो इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है और इनवर्स में इन्वायरमेंट को क्या दे रहा है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसके अंदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हर चीज़ उसको कंजर्व करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का या फिर एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देख लेंगे तो हम वही चीज़ें करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को सूट करती होंगी और इन्वायरमेंट से जो है वो हम अच्छी चीज़ें लेंगे, रिवर्स में उसको भी जो है वो अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी चीज़ें देंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इकोलॉजी पे स्टडी करने के बाद जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, the food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. ओके अब फिर हम जो है वो फूड चेन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है वो किस तरीके से डेवलप होती है। फूड चेन का मतलब होता है कि एक जो प्रे है उसका कोई ना कोई प्रीडेटर भी मौजूद होता है। ठीक है, प्रीडेटर प्रे का जो प्रोसेस है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इस तरीके से जो एक फूड चेन चलती है तो उसके बारे में भी जो स्टडी है कि एनर्जी की ट्रांसमिशन कैसे होती है, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से आगे मूव करते हैं, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो इकोलॉजी के अंदर बताई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी मतलब मेरीन का मतलब होता है समुंदर। ठीक है, और बायोलॉजी मतलब समुंदर के अंदर जो लाइफ प्रेजेंट है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मेरीन बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, मेरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो मतलब हम मेरीन बायोलॉजी की ब्रांच में हैं।
अब ये हेल्प क्या करती है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज। अब ओशन के अंदर कितने किस्म की क्या इकसाम प्रेजेंट है, कितनी लाइफ प्रेजेंट है, कौन सी जो न्यू स्पीशीज डिस्कवर वहां पर हो रही हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज की स्टडी करता है तो उसे एक्सप्लोर करने को ज्यादा मिलता है और ज्यादा नई नई चीजें जो है वो उसके सामने आती हैं। तो अब मैरीन बायोलॉजी की ब्रांच इस तरीके से बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा ओशन के अंदर जो इकसाम है, जो एनिमल्स, जो फिशेज, जो कुछ भी प्रेजेंट है उसके ऊपर स्टडी की जाए और लोगों तक जो है वो उसकी अवेयरनेस दी जाए और इकोनॉमी को भी बेटर किया जाए कि मेरीन बायोलॉजी में जो फिशेज हैं उनसे यूजफुल मटेरियल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं उनसे भी यूजफुल मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो इनके इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज, और मैरीन कंजर्वेशन इशूज को भी जो है वो एड्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। अब मैरीन लाइफ को सपोर्ट करने में किस चीज का सबसे ज्यादा हाथ है? कोरल रीफ्स का। अब कोरल रीफ्स आपने देखे होंगे समुद्र के अंदर, कार्टून्स के अंदर तो ज्यादातर आप लोगों ने देखे होने हैं। और अगर कोई ओशंस को देखता है तो उसके अंदर भी वो अंदर जाके खूबसूरत से किस्म के जो है वो चट्टानें बनी होती हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में चट्टानें नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पॉलियप्स होते हैं। और वो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो सेसाइल होते हैं, अपनी बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट को जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेते हैं और दूसरे बॉडी पार्ट पे उसके टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, वहां से जो है वो अपना फूड लेते रहते हैं। तो वो एक से दो, दो से तीन, पूरी की पूरी एक कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनी बनाने के बाद जो है वो स्केलेटन बनाते हैं अपने इर्द गिर्द जो है वो रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक स्टोन रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके ऊपर आकर जो है वो एल्जियन फंजाई रहते हैं और उनके अंदर जो है वो सिम्बायोसिस हो जाती है, कुछ फायदा उनको देंगे और वहां से फूड लेंगे। तो इस किस्म से जो है वो कोरल रीफ्स मैरीन लाइफ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इस कोरल रीफ के अंदर जो स्नेक्स वगैरह हैं, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो भी इजीली जाकर जो है वो रह सकते हैं। मतलब वो उसको हैबिटेट प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है ये कोरल रीफ। और कोरल रीफ बेसिकली है क्या? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और अपने इर्द गिर्द जो है वो स्केलेटन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि ये एक रॉक है समुद्र के अंदर बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है वो डिजीजेस की, उनके काजेस की और इफेक्ट्स की स्टडी है कि इंसान के अंदर किस किस्म की जो है वो, या ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या प्लांट्स, उनके अंदर किस किस्म के डिजीजेस हो रहे हैं, उनकी वजह क्या है और वो क्या इफेक्ट उनका आ रहा है। ठीक है, पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब होता है शिनाख्त करना, उनकी निशानदही करना कि ये उसके अंदर बीमारी है, उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे हो रही है, का सेल्स के ऊपर जो ब्रेन का कंट्रोल नहीं है और सेल खुद ही जो है वो डिवाइड करते जा रहे हैं, और किस तरीके से जो कैंसर सेल्स हैं वो स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर स्टडी की जाती हैं? पैथोलॉजी ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का वर्ड क्या है? इम्यून सिस्टम की स्टडी, कि एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, उसका इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, उसका इम्यून सिस्टम काम क्या करता है और किस तरीके से जो है वो डिजीजेस से फाइट करता है। तो उन सारी चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। Immunology is the branch in which we study the components of immune system and their role against diseases. इम्यूनोलॉजिस्ट, अब जो इम्यूनोलॉजी की फील्ड में प्रेजेंट है लोग, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिस्ट। स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स दैट ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। अब वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स हम हमेशा बोलते हैं कि वायरस से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं? वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम पैदा किया हुआ है जिससे हमारे जो सेल्स हैं बाहर से आने वाले वायरसेस या बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में जब बैक्टीरिया और वायरसेस की जो तादाद है वो ज्यादा होती है और वो हमारी बॉडी पे डोमिनेंट आ जाते हैं, तो वो हमें इन्फेक्शन काज करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे कंप्लीटली फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम जो है वो वीक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वायरस है, वायरस के स्पेसिमन को वीक करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको एज अ अगेंस्ट एजेंट लेता है अपने। ठीक है, और उसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बना लेता है। जब बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना लेता है तो जब ओरिजिनल वाला वायरस
बॉडी के अंदर आएगा तो उसकी हमारी इम्यून सिस्टम या हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी कि वो इजीली उसको जो है वो किल कर सकता है। ठीक है, तो हमने वैक्सीनेशन में किया क्या, वैक्सीन जो हम लगाते हैं वो हमारे पास उस वायरस का ही बहुत वीक जो है वो स्पेसिमेन होता है, जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को बताने के लिए कि इस तरीके का जो पैथोजिन है, इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में आके डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो अब बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाकर उसको जो है वो किल कर दिया जाए। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट किए जा सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसी के अंदर जो है वो ही हमारे अंदर जो है वो डिजीज्ड हो चुका है, खराब हो चुका है। ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए भी इम्यूनोलॉजी के अंदर काम किया जा रहा है, और इम्यून रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करने के लिए भी काम किया जा रहा है इम्यूनोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो ड्रग्स की और उनके इफेक्ट्स की बॉडी के ऊपर उसकी स्टडी है कि हमने ड्रग्स कौन सी बनानी है और बॉडी के ऊपर इसका जो है वो क्या इफेक्ट होगा, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। और इस ये क्या किस चीज में हेल्प करती है, दिस हेल्प इन द development of new drugs. For example, new antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infections. अब एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स या फिर जितनी भी मेडिसिन हैं वो फार्माकोलॉजी की ब्रांच में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके। अब आज का टॉपिक जो था वो हमारा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आप हमारा इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।